बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर का। बायोलॉजी पेज नंबर 3 ऑफ योर बुक। बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ। बायोलॉजी क्या है? आपके पास ज़िंदगी की स्टडी का नाम है। द वर्ड बायोलॉजी इज़ डिराइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। बायो मीन्स लाइफ एंड लॉगोस मीन्स टू स्टडी। बायोलॉजी यूनानी ज़बान के दो अल्फाज का एक मुरक्कब है, जिसमें बायो का मतलब लाइफ यानी ज़िंदगी है और लॉगोस का मतलब स्टडी डिस्कशन है। In 1736, a Swedish scientist Carl Linnaeus for the first time used the word biology. सबसे पहले बायोलॉजी का लफ्ज़ 1736 में एक स्वीडन के रहने वाले साइंटिस्ट कार्ल लेनियस ने इस्तेमाल किया और उसने तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक छत तले जमा किया और उस सब्जेक्ट का नाम उसने क्या रखा? बायोलॉजी। बायोलॉजी हैज़ 3 मेजर डिविजन्स। नंबर 1 बॉटनी। बॉटनी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स। बायोलॉजी की पढ़ाई को, ज़िंदगी की पढ़ाई को हम 3 ग्रुप्स में, बुनियादी ग्रुप्स में तकसीम कर सकते हैं। सबसे पहले पौधों की पढ़ाई, जिसको हम क्या कहते हैं बायो में? बॉटनी। नंबर 2 इज़ जूलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स। जूलॉजी क्या है? जू मीन्स एनिमल्स, लॉगी मीन्स टू स्टडी अबाउट द एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। अब प्लांट्स क्या है हमारे पास? प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब एनिमल्स क्या है हमारे पास? हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। Now, third group is microbiology. It is the study of microorganisms. क्या होते हैं microorganisms? Microorganisms वो living organisms होते हैं which cannot be seen with the naked eye and they can only be observed with some instrument like microscope. फॉर एग्जाम्पल वायरसेस, इसमें वायरसेस शामिल हैं। वायरसेस बहुत छोटे होते हैं, नैनोमीटर में इनका साइज होता है एंड दे आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग और डेड। देन बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स हैं बैक्टीरिया, दे आर सिंपल ऑर्गेनिजम्स, दे लैक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। एंड माइक्रोस्कोपिक फंजाई, वैसे तो फंजाई आर विजिबल बट देयर आर सम माइक्रोस्कोपिक फंजाई विच कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। दे आर ऑल्सो स्टडीड अंडर द टर्म माइक्रोबायोलॉजी। नाउ स्टूडेंट्स, इन्हीं डिविजन से, इन्हीं ग्रुप से हमारे पास ब्रांचेस निकलती हैं बायोलॉजी की। यूनिट 1.2 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी इज़ अ फास्ट ग्रोइंग फील्ड ऑफ साइंस। ये एक तेज़ी से तरक्की करती हुई साइंस है हमारे पास। बायोलॉजी ज़िंदगी की ऐसी पढ़ाई है, देयरफॉर इट इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस, इसलिए इसे बहुत सी ख़ास शाखों में तकसीम किया गया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ताकि हम बेहतर तौर पर इसको समझ सकें एंड कन्वीनियंस और सहूलत के साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर सकें। द फॉलोइंग आर द मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। मंदरजा बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं। नंबर 1 इज़ मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी हमारे पास क्या है? इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स मॉर्फ एंड लॉगी। मॉर्फ क्या है हमारे पास? इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जब हम एक्सटर्नली, बैरूनी तौर पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बाहर से उनकी फॉर्म पढ़ते हैं कि वो किस किस्म के हैं, उनकी शेप पढ़ते हैं कि उनकी शक्ल कैसी है और उनकी बनावट या स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। उसके बाद सेकेंड ब्रांच इज एनाटमी। एनाटमी इज ऑल्सो कम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स एना एंड टॉम। एना मीन्स अप एंड टॉम मीन्स कटिंग, या फिर अ सेपरेटिंग और डिवाइडिंग इनटू पार्ट्स। जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कट करके, डायसेक्ट करके प्लांट्स को, एनिमल्स को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंटरनली स्टडी करते हैं, तो उस इंटरनल स्टडी को हम क्या कहते हैं? एनाटमी। सो हम कहते हैं इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। Number 3 is histology, which is also combination of 2 Greek words, histo and logi. क्या है histo? कहते हैं it is the study of composition, structure and function of plants and animal tissues. यानी histo means tissues. जब हम प्लांट्स, एनिमल्स के टिश्यूज़ को और उनके स्ट्रक्चर को और उनकी कंपोजिशन को, यानी उनके मजमूए को हम स्टडी करते हैं, उन टिश्यूज़ को, तो हम कहते हैं कि हम हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं। एंड व्हाट आर टिश्यूज़? टिश्यूज़ आर द ग्रुप ऑफ सेल्स। नाउ फिजियोलॉजी, फिजियो एंड लॉगी। Physiology deals with the function of different parts of organisms and the activities occurring in them. यानी जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर के साथ साथ उनके फंक्शन को भी स्टडी करें, तो हम किस ब्रांच के अंडर करते हैं? फिजियोलॉजी के अंडर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट ब्रांच इज एम्ब्रियोलॉजी।
Embryology deals with the embryo and the phenomena involved in the formation of embryo and its development into new organism. अब embryology is also the combination of two Greek words, embryo and logi. Embryo क्या है हमारे पास? Embryo are actually the developmental stages from the fertilized egg to the newly born baby or seed. अगर आप बॉटनी पढ़े हैं तो डेफिनेटली आप उसमें सीड को स्टडी करेंगे, और अगर आप एनिमल्स पढ़ रहे हैं तो एनिमल्स के अंदर आप एम्ब्रियो को, डेवलपमेंटल स्टेजेस को, फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग टू द न्यूली बॉर्न बेबी और सीड बेबी को स्टडी को आप एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। कहते हैं साइंटिफिक इंफॉर्मेशन में, इन एम्ब्रियोलॉजी वी स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब आप एग को स्टडी करते हैं कि हाउ द ऑर्गेनिजम्स आर डेवलप्ड फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग until they are born, this is called embryology. Now taxonomy. टेक्सिस एंड नॉमोस, दो ग्रीक वर्ड्स मिलकर इस वर्ड को बनाते हैं। टेक्सिस मीन्स नेमिंग, नॉमोस मीन्स लॉ एंड अरेंजमेंट। इट इज़ द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर साइंटिफिक नेमिंग। जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की दर्जाबंदी करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में, तो उसको हम कहते हैं टेक्सोनॉमी। नाउ सेल बायोलॉजी, इसका बायोलॉजिकल नेम साइटोलॉजी भी होता है, हम सेल बायोलॉजी को हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। सो सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनल्स। सेल्स क्या हैं आप जानते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। जैसे कोई इमारत ईंटों से बनी होती है, ब्रिक्स से बनी होती है, इसी तरह आपकी बॉडी जिन स्ट्रक्चर से बनी है वो क्या कहलाते हैं? सेल्स कहलाते हैं। सो सेल्स आर द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयर ऑर्गेनल्स। अब ऑर्गेनल्स क्या हैं आप जानते हैं कि ऑर्गेनल्स आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। किसी भी सेल के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कि सेल को काम करने में मदद देते हैं। अगर हम सेल को एक फैक्ट्री कंसिडर कर लें तो उसके अंदर जो वर्कर्स हैं उनको हम ऑर्गेनल्स से तशबीह दे सकते हैं। सो सेल्स वर्क विद देयर ऑर्गेनल्स, और इन सब को हम स्टडी करते हैं अंडर द टर्म सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। Paleontology. A paleon and logi. Paleon means old या very old, and logi means to study. So paleontology is the study of fossils of past organisms. Now what are fossils? Fossils are the dead remains of past living organisms, plants and animals buried in the strata of the earth. The study of fossils of plant is called paleobotany, and the study of fossils of animals is called paleozoology. जब हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं तो हम उसको कहते हैं पेलियोबॉटनी, और जब हम फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स को स्टडी करते हैं तो हम उसको कहते हैं पेलियोजोलॉजी। नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट ब्रांच इज इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनो एंड लॉगी क्या है हमारे पास? डेफिनेटली स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम है। कहते हैं इम्यूनोलॉजी डील्स विद द बॉडीज सिस्टम ऑफ डिफेंस। अब व्हाट इज़ इम्यून? कहते हैं इम्यून इज़ द बॉडीज नेचुरल डिफेंस सिस्टम। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो अपने नेचुरल डिफेंस सिस्टम के साथ पैदा होता है। वो नेचुरल डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी जो उसे बीमारियों से बचाता है रोज़मर्रा की, वो क्या कहलाता है? इम्यून सिस्टम कहलाता है, और उसकी स्टडी क्या कहलाती है? इम्यूनोलॉजी कहलाती है। कहते हैं कि इट डील्स विद द बॉडीज डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो डेली बेसिस पे पैरासाइट्स अटैक करते हैं, पैथोजेंस अटैक करते हैं, तो उनके अगेंस्ट बचाने के लिए इम्यून सिस्टम हेल्प आउट करता है, और उसकी स्टडी का नाम इम्यूनोलॉजी कहलाता है। एंटोमोलॉजी, एंटोमोन एंड लॉगी। एंटोमोन क्या होते हैं? कहते हैं नॉश्ड इंसेक्ट्स। कहते हैं कि एंटोमोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। अब कौन से इंसेक्ट्स? इंसेक्ट्स तो कई तरीके के होते हैं, लेकिन आपको कहते हैं द ग्रीक वर्ड एंटोमोन मीनिंग नॉश्ड। नॉश्ड मीन्स निशान ज़दा, जिनकी बॉडी पर निशान होते हैं। कैसे निशान होते हैं कि आप उनको डिस्टिंक्शन दे सकते हैं, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन, सर, धड़ और पेट। लाइक आपने हनी बीज देखी हुई हैं, आपने एंड्स देखी हुई हैं, वेस्प देखी हुई हैं, उन सब की बॉडी पर आपको नॉच नज़र आते हैं। इट रेफर्स टू द सेगमेंटेड बॉडी ऑफ द इंसेक्ट्स। सेगमेंटेड मीन्स कटा हुआ टुकड़ा, ठीक है। आपको इनकी बॉडी पे बाकायदा कट्स नज़र आते हैं, ठीक है। हमारे पास है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एज द नेम इंडिकेट्स, कहते हैं इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन मुंतकिल करना, ऑफ कैरेक्टर्स, खसूसियात को फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, वालदैन से बच्चों की तरफ। जब वालदैन की खसूसियात बच्चों में मुंतकिल होती हैं तो उसकी स्टडी क्या कहलाती है? जेनेटिक्स कहलाती है। अब कैसे मुंतकिल होती हैं ये खसूसियात, ये पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे मुंतकिल होती हैं? कैसे आपको पता है? वो जीन्स के थ्रू होती हैं। सो स्टडी ऑफ जीन्स इज ऑल्सो कॉल्ड जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ DNA इज कॉल्ड जेनेटिक्स, एंड स्टडी ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड जेनेटिक्स, ठीक है। जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम्स
and DNA is hereditary material and chromosomes are the vehicle of inheritance. ठीक है. The next branch is biotechnology. Bio and technology. Bio life. Technology means something which is done in the laboratory in the presence of careful controlled environment. तो कहते हैं कि biotechnology is the study of use of organisms for the benefit and welfare of humanity. कहते हैं जब भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ह्यूमन बीइंग्स की बेहतरी के लिए यूज़ करें, उनकी फलाह बहबूद के लिए यूज़ करें, तो उसकी स्टडी बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है. इसकी एक और वास्ट ब्रांच है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें हम एनिमल्स और प्लांट्स पे भी काम करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जब ह्यूमन बीइंग्स की वेलफेयर के लिए कोई काम किया जाता है तो दैट इज़ स्टडीड अंडर बायोटेक्नोलॉजी. द नेक्स्ट ब्रांच इज एनवायरमेंटल बायोलॉजी, जिसे हम इकोलॉजी भी कहते हैं. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट. कहते हैं कि इस ब्रांच के अंडर हम ख़ास तौर पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक ताल्लुक़ पढ़ते हैं उनके माहौल के साथ. नाउ व्हाट इज़ एनवायरनमेंट? Environment is our surrounding. All living and non-living things around us are called our environment. Now parasitology. Parasitology is the branch of biology which deals with the study of parasites and all the aspects of parasitism. Parasite and logy. कहते हैं कि ये वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम पैरासाइट्स को पढ़ते हैं. नाउ व्हाट आर पैरासाइट्स? पैरासाइट्स आर दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच फीड अपॉन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड हार्म देम. वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिज्म से खुराक लें और उन्हें नुकसान पहुंचाएं वो पैरासाइट्स कहलाते हैं. और एस्पेक्ट्स आर पहलू. ठीक है, जितने भी पैरासिटिज्म से रिलेटेड, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, इस पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, हर तरीके से हम उनका जायज़ा लेते हैं पैरासाइटोलॉजी में. ये भी ज़ूलॉजी की एक ब्रांच है. The next branch is sociobiology. कहते हैं it is concerned with the social behavior of some animals such as humans, bees and ants. आपको पता है कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सोशल बिहेवियर शो करते हैं, यानी वो मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं. सबसे बड़ा तो सोशल एनिमल कौन है? ह्यूमन बींग्स. मैन इज़ सोशल एनिमल. बीज आपने देखा है कि बीज जो हैं वो अपने हाइव्स में मिलकर रहती हैं और हमारे लिए हनी तैयार करती हैं. एंट्स आपने देखा है कि वो मिलजुल कर रहती हैं. तो ये सब कुछ हम पढ़ते हैं सोशियोबायोलॉजी के अंडर. Sociobiology investigates the beneficial relationship among the living animals living in the same area. कहते हैं इसमें ख़ास तौर पर हम स्टडी करते हैं उस बेनिफिशियल रिलेशनशिप को, उस फ़ायदेमंद एक ताल्लुक़ को स्टडी करते हैं जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान आपस में पाया जाता है, जो एक ही इलाके में पाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास बीज, मैंने आपको बताया, हमारे लिए हनी प्रिपेयर करती हैं. एंड स्कैवेंजर्स हैं जो डेड मैटर को डिके करने में मदद देती हैं, ठीक है, और फीड करती हैं, और इस तरीके से हमारे पास इनसे एक ताल्लुक़ कायम हो जाता है. द लास्ट ब्रांच इज़ फार्माकोलॉजी विच इज़ डिराइव फ्रॉम द वर्ड फार्माकॉन. ठीक है, फार्माकॉन मीन्स ड्रग्स. अब ड्रग्स क्या होते हैं? कहते हैं ड्रग्स हमारे पास वो केमिकल्स हैं जो अपना अफेक्ट शो करते हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर. तो फार्माकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग्स. मैंने अभी आपको बताया ड्रग्स आर द केमिकल्स विच हैव देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी एंड देयर अफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन बॉडी. तो ना सिर्फ उन केमिकल्स को हम स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजी में, बल्कि उनके जो असरात रूनुमा होते हैं ह्यूमन बॉडी पर, उसको भी हम फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं. फार्माकोलॉजी एनालिसिस, इसमें हम तज्जिया करते हैं स्टडी के दौरान द सिंथेसिस कि कैसे कोई ड्रग्स तैयार होती हैं, एंड ब्रेक डाउन, और कैसे वो बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज होती हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी पे कैसे अफेक्ट करती हैं, एंड अफेक्ट्स एंड डिलीवरी ऑफ द ड्रग्स, और उनके ना सिर्फ बायोलॉजिकल एक्टिविटी पे या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन बॉडी के अंदर हो रही होती हैं उन पे उनके असरात देखे जाते हैं, बल्कि वो ड्रग्स किस डोज में किस तरीके से डिलीवर की जाती हैं उसको भी स्टडी किया जाता है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास टॉपिक नंबर 1.2 ख़त्म हो गया. नाउ वी विल स्टार्ट यूनिट 1.3 दैट इज़ लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड्स ऑफ स्टडी. ओके डियर स्टूडेंट्स, our next topic is 1.3 linkage of biology with other fields of study. बायोलॉजी ज़ाहिर है बेसिक साइंस ऑफ लाइफ है, तो उसको हम अलूफ करके नहीं पढ़ सकते, बल्कि उसका हमेशा एक ताल्लुक़ बनता है अदर फील्ड्स ऑफ स्टडी के साथ. ये कैसा ताल्लुक़ है? हम बायोलॉजी को कैसे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के तहत पढ़ सकते हैं? आइए हम इसको देखते हैं. कहते हैं द फंक्शंस एंड मेटाबॉलिक पाथवेज अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉलो द प्रिंसिपल मीन्स असूल of other fields of study like physics, chemistry, geography, economics, etc.
कहते हैं कि जो भी हमारे अंदर केमिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर, वो जिन असूलों के तहत काम करती हैं उन पे हम उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बायोलॉजी को डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस के साथ मिलाकर पढ़ें। फॉर एग्जांपल फिज़िक्स के साथ मिलाकर पढ़ें, फिज़िक्स विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फ्यूजिस विच मीन्स नेचुरल थिंग, chemistry which is the study of chemicals, geography which is the study of earth conditions and distribution, and economics that is related to प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ठीक है। इसके साथ मिलाकर हम बायोलॉजी को पढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ लिंकेज मेक्स इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। जब इस तरह हम बायोलॉजी को डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस के साथ मिलाकर पढ़ें तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। सम ऑफ द इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस आर मेंशन्ड बिलो। नंबर 1 हमारे पास जो इंटरडिसिप्लिनरी मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है वो क्या है, बायो फिजिक्स विच इज़ द कम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड फिजिक्स। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि फिजिक्स विच इज़ द स्टडी ऑफ नेचुरल थिंग्स या फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, उसको हम लाइफ के साथ रिलेट करके पढ़ते हैं। अब ये कैसे ये एग्जिस्टेंस में आई, कैसे वजूद में आई ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, कहते हैं कि इट इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी ऑफ अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजिकल फिनोमिना एंड प्रॉब्लम्स यूजिंग द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ फिज़िक्स। कहते हैं ये एक ऐसी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, ये एक ऐसी साइंस है जिसमें दो साइंसेस का कम्बिनेशन है, जिसको हम यूज़ करते हैं ये समझने के लिए कि ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर जो फिनोमिना काम कर रहे हैं, जितने भी नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं, वो कौन कौन से फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स के तहत काम करते हैं, कौन से असूल उसमें लागू हो रहे हैं। इट इज़ यूज्ड इन फिजियोलॉजी। बायोफिज़िक्स को आप फंक्शनल स्टडी या ऑर्गेनल्स के या ऑर्गन्स के फंक्शन को समझने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। बायोफिज़िक्स को आप बायो एनर्जेटिक्स या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, उसको स्टडी के लिए काम में ला सकते हैं। न्यूरोसाइंसेस आपके पास क्या है, ये एक साइंटिफिक स्टडी होती है ऑफ द नर्व्स, दैट हाउ नर्व्स अफेक्ट लर्निंग एंड बिहेवियर, ठीक है। हम इसमें न्यूरोसाइंसेस में क्या पढ़ते हैं कि साइंटिफिकली हम देखते हैं कि किस तरीके से नर्व इम्पल्सेस ट्रेवल करती हैं बॉडी में और किस तरीके से वो अफेक्ट करती हैं हमारे लर्निंग और बिहेवियर को, तो उसके अंदर भी हम बायोफिज़िक्स को अप्लाई कर सकते हैं। एंड फार्माकोलॉजी यानी स्टडी ऑफ ड्रग्स को भी हम बायोफिज़िक्स के असूल के तहत पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे फोटोसिंथेसिस। अब आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस क्या है, ये आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है थ्रू विच plants या autotrophic organisms prepare their own food in the presence of sunlight. Photo means light, synthesis means preparation, यानी preparation of food in the presence of light, ठीक है। It follows the laws of physics during the absorption of light. तो पता चला कि हमारे पास जो है वो लाइट एब्जॉर्ब किस तरीके से होती है। हम फिज़िक्स के फिनोमिना को अप्लाई करते हुए इस फंक्शन को समझ सकते हैं कि कैसे लीव्स ऑफ द प्लांट्स लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और कैसे फोटोसिंथेसिस का अमल शुरू होता है। ओके गर्ल्स, द नेक्स्ट 1.3.2 इज़ बायोकेमिस्ट्री, यानी इसमें हम बायो को केमिस्ट्री के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। अब केमिस्ट्री क्या है, आप जानते हैं कि केमिस्ट्री डील्स विद द कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस एंड विद देयर ट्रांसफॉर्मेशन दैट दे अंडरगो, ठीक है। तो कहते हैं कि बायोकेमिस्ट्री इज कंसर्न विद केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेसेस दैट अकर इन ऑर्गेनिजम्स। कहते हैं कि जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस हमारे अंदर पाए जाते हैं, जैसे अमीनो एसिड्स हैं, जैसे ग्लूकोज हैं, जैसे आपके पास ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड्स हैं, ये सब आपके अंदर जो केमिकल्स पाए जाते हैं और किन किन प्रोसेसेस में ये इन्वॉल्व हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, उनको हम बायोकेमिस्ट्री के अंडर पढ़ते हैं और समझते हैं। इट इन्वॉल्व्स द स्ट्रक्चरल एनालिसिस। इसमें हम उनका तज्जिया करते हैं कि वो किस किस्म की साख्त या बनावट रखते हैं ये केमिकल्स, ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, उनको हम स्टडी करते हैं। दैट मेक अप सेल्स, जो कि सेल के ऑर्गेनल्स भी बनाते हैं, एंड ऑफ दोज दैट प्ले अ की रोल इन केमिकल रिएक्शंस ऑफ लाइफ। और हमारी जितने भी हमारी अंदर जो फिनोमिना हो रहे हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, उनके अंदर वो कौन सा बुनियादी काम ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कर रहे हैं, उसको भी हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन रिएक्शंस। आपको जैसे मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस इज़ द फूड प्रिपरेशन प्रोसेस विच अकर्स इन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं। कैसे कंबाइन होते हैं वो हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसी तरीके से रेस्पिरेशन विच इज़ एन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, ये कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसको हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंडर। Now dear students, 1.3.3 biogeography, bio means life and geography deals with the description, distribution and
इंटरएक्शन ऑफ डाइवर्स फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फीचर्स ऑफ अर्थ। ठीक है, हम देखते हैं कि कोई भी प्लांट्स या एनिमल्स किसी ख़ास खित्ते में कुर्रे अर्थ के क्यों वहाँ पे पाए जाते हैं, वो हम बायो जियोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। यानी जियोग्राफी एक अलग साइंस है, बायो एक अलग साइंस है। ठीक है, उनको मिलाकर हम देखते हैं कि कौन से प्लांट्स और एनिमल्स किस खास खित्ते में पाए जाते हैं ज़मीन पर। इट इज़ द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से तकसीम है प्लानट अर्थ पे इन स्पेस एंड टाइम, अपने वक्त और जगह के लिहाज से। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे इन बायोजियोग्राफी वी स्टडी वाई पोलर बियर्स आर फाउंड ओनली इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ आर्कटिक रीजन। मिसाल के तौर पर हम बायोजियोग्राफी में ख़ास तौर पर पोलर बियर जैसे ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं कि वो आर्कटिक रीजन्स में ही क्यों पाया जाता है, वो मैदानी इलाकों में क्यों नहीं पाया जाता, वो उन ठंडे इलाकों में ही क्यों पाया जाता है। तो ये हम बायोजियोग्राफी में पढ़कर समझते हैं। और वाई मलेरिया कॉजिंग मॉस्किटोज फ्लरिश फलना फूलना परवरिश पाना इन डैम्प एंड वार्म एरियाज। और हम इसके अलावा पढ़ते हैं कि मलेरिया जो है वो हमेशा डैम्प या वार्म एरियाज़ में ही क्यों होता है, वो किसी ठंडे इलाके में क्यों नहीं, कोल्ड रीजन्स में क्यों नहीं पाया जाता, या वार्मर रीजन्स में क्यों नहीं पाया जाता, हॉटर रीजन्स में क्यों नहीं पाया जाता, क्यों स्पेसिफिकली मलेरिया जो है उसका मॉस्किटो फ्लरिश करता है, फलता फूलता है नमी वाले इलाकों में, डैम्प एरिया में और गर्माइश वाले इलाकों में। तो ये ख़ास तौर पे हम इन चीज़ों को, इस तरह की दीगर चीज़ों को स्टडी करते हैं बायो जियोग्राफी के अंदर। द नेक्स्ट वन दैट इज़ 1.3.4 बायोस्टैटिस्टिक्स और बायोमेट्री। ठीक है, अब आपके पास क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, कंप्यूटेशन है, हिसाब किताब है, शुमारियात है, या अ क्वांटिटी दैट इज़ कंप्यूटेड फॉर फ्रॉम अ सैम्पल। यानी जब भी आपको हिसाब किताब या शुमार करते हैं उसको आप बायोस्टैटिस्टिक्स या बायोमेट्री कहते हैं, मेजर करना कहते हैं। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल फार्मूलाज, इसको आप बायोमैथमेटिक्स भी कह सकते हैं। कहते हैं जब आप अप्लाई करते हैं किसी स्टैटिस्टिकल शुमारियात के तरीके को या मैथमेटिकल रियाजी के तरीके को और उसके फार्मूला को इन द स्टडी ऑफ बायोलॉजी को समझने के लिए, इट इन्वॉल्व्स द डिज़ाइन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिसर्च डाटा। इसमें आपके पास कोई भी जो आपका कलेक्टेड डाटा है किसी भी तहकीक से रिलेटेड, किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड, उसकी डिज़ाइनिंग, उसको तरतीब देना, उसका तज्जिया करना और उसको फिर बयान करना गिन कर के, फॉर एग्जांपल हाउ मैनी क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन ह्यूमन बीइंग्स, या व्हाट इज़ द नंबर ऑफ जीन्स विद इन अ क्रोमोसोम, ये सब आप स्टडी करते हैं। या आप व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड, या व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इन 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड, ये सब आप स्टडी करते हैं बायोस्टैटिक्स या बायोमैथमेटिक्स के अंडर। ठीक है, तो इसको आप एग्रीकल्चर में भी यूज़ कर सकते हैं और मेडिकल में भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों, यानी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। The last multidisciplinary approach given in your book is bioeconomics. अब बायो आप जानते हैं, इकोनॉमिक्स मैंने आपको बताया कि इट इज़ अ सोशल साइंस कंसर्न चीफली विद डिस्क्रिप्शन, एनालिसिस एंड प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ख़ास तौर पे आप उसको पढ़ते हैं। ये सोशल साइंस है, उसको आप साइंस ऑफ लाइफ के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। इट इज़ अ को रिलेशनशिप बिटवीन बायोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, ये एक आपस का बाहमी रिश्ता है बायोलॉजी और माशियात का। ठीक है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। यानी मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि आप ख़ास तौर पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनके प्रॉफिट और लॉसेस के लिहाज से पढ़ते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई पैरासाइट किसी क्रॉप पर आ गया है तो फार्मर को कितना लॉस हो सकता है या अच्छी फसल होने के नतीजे में कितना प्रॉफिट हो सकता है। इन बायो इकोनॉमिक्स साइंटिस्ट कैलकुलेट, इसमें जो है वो शुमार किया जाता है, बायो इकोनॉमिक्स में गिना जाता है, इन कंपेयर और फिर मुआवजना किया जाता है द कॉस्ट, कि कितनी कीमत आई, कितनी लागत आई, एंड प्रॉफिट और कितना मुनाफा हुआ ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स, जो भी कोई भी उन्होंने बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया था। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप, मिसाल के तौर पे अगर कोई नई फसल उन्होंने लगाई है तो उसमें कितना मुनाफा आया और कितना उनको नुकसान हुआ, या कितनी उनकी कॉस्ट या लागत आई थी उसको लगाने पे, कितने सीड्स सो किए गए थे और कितना प्रॉफिट हुआ उसमें, क्रॉप कितनी हासिल हुई, क्रॉप यील्ड कितनी हासिल हुई, वो सब आप बायो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। Thank you dear students, this is it for today. Stay tuned, stay home, stay safe. Allah Hafiz. Next topic will be described in the next video. Thank you.